बताइएगा, कहते हैं कि जापान जाने के लिए पैसों की नई जुबान की जरूरत है, क्या ये सच है? देखिए दोनों की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जुबान की जरूरत है। पैसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए जापान जाने के लिए। ये कौन है और क्या ये यहाँ पर हैं? क्या ये जापान में मौजूद हैं? ये सब वो थे जिनको जब पाकिस्तान से वर्क फोर्स चाहिए। किसी को केयर वर्कर्स चाहिए, किसी को ड्राइवर्स चाहिए। कि क्या सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं आप या फिर प्रोसेस जो है वो भी करवाते हैं? यहीं पे रहते हुए उसकी जॉब इंटरव्यूज होते हैं, यहीं पे रह के उसकी जॉब कितनी टाइमिंग होगी, क्या सैलरी होगी, ओवर टाइम कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें यहीं पे फाइनल होके देन वो जापान जाते हैं। देखिए ये क्लासरूम है हमारा। क्लासरूम में पहले बच्चों को हम साथ ये भी बताते हैं कि जापान दिखता कैसा है, ठीक है जी। ये बलोचिस्तान है यहाँ पे, तो ये सब सूबों के नाम लिखे हैं। जापान में 47 जो है ना वो प्रेफेक्चर्स हैं। फुजी नी ओवारीमस 9 बजे तक पढ़ता हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है कि जापान जाना चाहते हैं तो लैंग्वेज सीखें और बहुत ही आसान काम है। तो आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ साकुरा जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में, और यहाँ पर हमारे साथ हसन भट्ट मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या इस स्कूल में कितनी देर की जो है लैंग्वेज क्लासेस चलती हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके से सीखते हैं और ये बैरियर को क्रॉस करना कितना ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप फाइनली आपसे एक मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, कहते हैं कि जापान जाने के लिए पैसों की नई जुबान की जरूरत है, क्या ये सच है? देखिए दोनों की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जुबान की जरूरत है। पैसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए जापान जाने के लिए, और एफर्ट की ज़रूरत है जो दूसरे मुल्कों में या जो हमारे पाकिस्तानियों को नहीं है कि ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, उनके मैनर्स सीखने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट कल्चर है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पैसे। तो मोस्टली जो है ऑनलाइन क्लासेस मिल रही होती हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो यहाँ पर आपने स्कूल ओपन किया है, ये मुझे आप एक तो विजिट करवाएं। सेकेंडली मैं देखना चाहूँगी किस तरीके से आप क्लासेस दे रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग क्या चल रही है, और क्या जापानीज सीखना इतना आसान है? जी, जापानीज सीखना बहुत आसान है कि अगर सिखाने वाला हो आपके पास। जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसने लेट सपोज खुद मैट्रिक किया और वो मैट्रिक वालों को पढ़ाना शुरू कर दे तो फिर कैसे कोई सीख सकता है। यही जापानीज लैंग्वेज के साथ इशू है कि जो अब पढ़ाने वाले हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमने भी फिर एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है ताकि हम लोगों को अच्छी लैंग्वेज पढ़ा सकें, ताकि वो अपने रोजगार पे अच्छे से जो है ना वो अपना सारा काम। ठीक है हसन, हम साथ साथ विजिट करेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे। प्लीज आप आइए। हसन, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि मैट्रिक वाले आगे आकर आपको लैंग्वेजेस सिखा रहे होते हैं, तो लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी स्टडीज क्या होनी चाहिए? देखिए लैंग्वेज चूंकि एक डिफरेंट स्किल है, मैं ये समझता हूँ कि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको उसका पहले खुद मास्टर करना पड़ेगा। जब तक आप खुद मास्टर नहीं करते, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अगर एटलीस्ट अगर जापान में एक दिन भी नहीं रहे और आप लोगों को जापानीज कल्चर कैसे सिखा सकते हैं। तो हमने लोगों को जापानीज कल्चर भी सिखाना है, जापानीज मैनर्स भी सिखाने हैं। जैसा कि मैं हूँ, मैंने जापान के अंदर, यहाँ हमारे टीचर हैं, इन्होंने जापान के अंदर कुछ साल गुजारे हैं, बल्कि हमारे जो टीचर हैं मुझे तो भी सिर्फ 10 साल हुए हैं, उनको माशाल्लाह 30 साल हो गए। तो हम ड्राइवर्स को लेट सपोज अगर तैयार करेंगे तो हमारे पास उनके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी है। वो खुद जो है ना वो HTV लाइसेंस होल्डर है, उनको पता है कि मैंने बच्चों को क्या क्या सिखाना, कैसे कैसे सिखाना है। मैनर्स हैं, उन्होंने खुद फैक्ट्रियों में काम किया, मैंने फैक्ट्रियों में काम किया, तो हम लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे रह के किसी से हमने थोड़ी सी जापानीज सीखी और लोगों को सिखानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आप वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो आपको कितने साल हो गए इस लैंग्वेज के साथ? मुझे जापान में गए थे ये 10वां साल शुरू हो गया। 10वां साल हो गया। अच्छा, हम आगे बात बढ़ाएंगे, पहले ये मुझे बताएं कि ये बड़ी खूबसूरत सा आपने एक फ्लेक्स बनाया हुआ है और उसके ऊपर कुछ लोग हैं, ये कौन हैं और क्या ये यहाँ पर हैं, क्या ये जापान में मौजूद हैं? ये सब जापान में मौजूद है, लेकिन ये हमारी ओपनिंग पे हमारे साथ यहाँ जापान पाकिस्तान आए हुए थे सबके सब। ये अभी आधे कुछ कम की तस्वीर लगी, हमारे पास जगह कम थी, ज्यादा लोग आए हुए थे, तकरीबन 10-12 लोग थे। ये सब वो थे जिनको जब पाकिस्तान से वर्क फोर्स चाहिए। किसी को केयर वर्कर्स चाहिए, किसी को ड्राइवर्स चाहिए, किसी को जो है उसके लिए अपना पैकिंग के लिए चाहिए, किसी को फूड प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। तो ये सब वही लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो ये हमारे साथ आए थे, इन्होंने ये मुझे जापान में भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से ये अब देखिए इनकी सीरियसनेस देखिए, वो चल के यहाँ तक आ गए। और ये जो मेरा स्कूल है ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, मेरे ज़हन में स्ट्रेटजी ये थी कि जापानीज के पैसे भी लगवाए जाएं स्कूल के अंदर, ताकि इनको ये इंटरेस्ट रहे कि हाँ हमारा स्कूल और हमने इन बच्चों को जो यहाँ से पढ़ेंगे हमने उनको
अपने जॉब्स भी देनी है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो यहाँ पे आते हैं बच्चे, उनको ये श्योरिटी होती है कि जो बच्चा खुद टेस्ट क्लियर कर लेगा, जापानीज लैंग्वेज सीख लेगा, वो जापान चला जाएगा। सही। अच्छा, बेसिक ये होता है किसी भी कंट्री में मूव करने से पहले ये सोचा जाता है कि क्या वहाँ जाकर जॉब मिलेगी। तो आपने जो बात की है लेबर, वहाँ पर पता चले प्लम्बर है, एसी ठीक करना है, सफाई करनी है, गार्बेज उठाना है, क्या यही जॉब्स हैं पाकिस्तानियों के लिए या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे लोग हमारे फैक्ट्रियों में मशीन ऑपरेटर्स के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे मुझे बल्कि जापानीज़ ये कहते हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको हम लीडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। जापानी चूँकि वर्क फोर्स कम होती जा रही है, जवान लोग नहीं उनके पास, तो वो ये चाहते हैं कि हम लोग अपने जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे लेके हैं, जो जिस तरह आईटी वर्कर्स हैं, आईटी में बहुत अच्छे हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जाते हैं। तो ओवरऑल सब है, ब्लू कॉलर से लेके वाइट कॉलर तक सब जॉब्स हैं वहाँ पे। सब लोग, उनको जापानियों को सब लोग चाहिए। तो इवन ड्राइवर्स, और देखिए इससे सबसे जरूरी बात है, जैसे आपने कहा जी गार्बेज उठाते हैं, ये करते हैं, आप जापान के अंदर छोटा से छोटा काम करें ना, मैनर्स उनके इतने अच्छे हैं, कल्चर उनका इतना अच्छा है कि आपको फील ही नहीं होता कि आप इतना कोई लो लेवल का काम कर रहे हैं। वो जापानी खुद भी आपके साथ कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप में, मैं बच्चों को भी यहाँ पे सिखाता हूँ कि आपने ये नहीं देखना कि काम कैसा है, आपने काम को काम की तरीके से करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो कूड़ा उठाता है उसकी इज्जत नहीं होती, उस माशरे में सबकी इज्जत है। तो काम जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, ये तो फर्स्ट बैरियर था हमारा कि हमने गेट क्रॉस किया और अंदर आकर हमने आपसे लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। तो टाइम पीरियड कितना है, ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। पहले मुझे बताएं कि क्या सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं आप या फिर प्रोसेस जो है वो भी करवाते हैं? नहीं, हमारे पास जो बच्चा आता है वो लैंग्वेज सीखता है, फिर उसके बाद वो जो है अपना टेस्ट सर्टिफिकेशन क्लियर करता है। देन वो जो है यहीं पे रहते हुए उसकी जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, यहीं पे रह के उसकी जॉब कितनी टाइमिंग होगी, क्या सैलरी होगी, ओवर टाइम कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें यहीं पे फाइनल होके देन वो जापान जाता है। तो वो पहले दिन से अपनी जॉब पे खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि जाके आज़ाद वीज़े की तरह उसको पहले जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, बिकॉज हमारे मुल्क में हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि आप एक कंट्री में मूव कर जाते हैं और वहाँ जाकर आपको जो इतनी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ती है और एक साल बाद आप सारा पैसा बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटेशंस आप लोग देते हैं, लाइक 0 to Z? मतलब जी बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन है हमारे पास। जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ से जॉब अपनी कंफर्म करके ही जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जब यहाँ पे आ जाए तो उसकी हर चीज़ यहीं पे फाइनल हो जाए। सही। उसमें जैसे आपने कहा कि 1 साल बाद वो पैसे ज़ाया करके वापस आते हैं, वही लोग होते हैं जिनके वीज़े कंफर्म नहीं होते। उनको वीज़े कंफर्म करने को वहाँ जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं। जैसे आजकल यूके में इशू हुआ, लोगों में 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के लोग जाते हैं और वहाँ जाके जॉब्स ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जापान में हर चीज़ यहीं से फिक्स हो के फिर लोग जापान पहुँचते हैं। अच्छा हसन, मुझे ये बताइएगा कि जापान ही क्यों? क्या वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या वहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है? क्या आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है वहाँ पर? जी बिल्कुल ब्राइट है। और जापान ही क्यों का जो है वो सबसे बेहतरीन हल ये है, मैं जो उसका जवाब ये है कि अभी उन लोगों को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आप देखें कि दुबई, सऊदीया या यूरोप में हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। पाकिस्तानी कम्युनिटी जापान में सिर्फ 36,000 है इस वक्त, तो मतलब ये ना होने के बराबर है। उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं आप कि एक हमारा जो इसेसाकी एक सिटी है उसके अंदर वियतनामी सिर्फ एक सिटी के अंदर 17,000 है। तो हम ये चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगले 5 साल में 10,000 लोग पाकिस्तानी तो मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, जिसका शुरुआत हमने कर चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तकरीबन लगभग 50 के लोग करीब हम लोग ले गए वहाँ पे। और ये लोग वहाँ पे जाते ही इनका अच्छा वो है, पैकेजेस अच्छे हैं। फिर ये 5 साल बाद जब अपनी फैमिली वहाँ पे लेके जाएंगे तो इनके बच्चों को जो बच्चों के अलाउंसेस मिलेंगे, बच्चों को एजुकेशन जो है वो हाई स्कूल तक फ्री मिलेगी, हाई स्कूल तक मेडिकल फ्री मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो हैं इनके बेनिफिट्स जो हैं ये सब लोगों को मिलेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि देखिए एक अच्छे माहौल में पैदा जब बच्चा होता है, वो बढ़ता है, वो आगे चलता है, तो वो ज़ाहिर है वो अपना फ्यूचर भी बेस्ट करता है। तो अल्टीमेट ये लोग वापस आएँ किसी एक स्टेज पे आके, पाकिस्तान की तरक्की में भी इनका हाथ हो। तो मेरा मकसद तो यही है जिसमें। तो क्या इस सारे प्रोसेस के अंदर टाइम पीरियड कितना रिक्वायर्ड होता है? लाइक लैंग्वेज स्टार्ट करने से बाद, उसके बाद प्रोसेस करना, उसके बाद फिर आपको मूव करना, ये कितने लंबा लेंथी प्रोसेस है? ये सिर्फ 1 साल। 1 साल? हाँ जी। जापान हमारे पास जो बच्चा आता है वो 6 महीने से लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज सीखने के बाद हम जो है ना उसको
सर्टिफिकेशन करवाते हैं, 1-1.5 महीने में उसके इंटरव्यूज़ होके वो कंफर्म हो जाता है, फिर उसका वीज़ा प्रोसेसिंग होती है 3 से 4 महीने, तो वो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर वो जापान चला जाता है। ये मैक्सिमम टाइम हम बता रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बच्चा जल्दी से पिक कर रहा है, वो 6 की जगह 4 महीने में लैंग्वेज अगर कर लेता है तो हम उसको जल्दी इंटरव्यू करवा के जापान भेज दें। तो हमारी तरफ से देर नहीं होती, बच्चा जितनी जल्दी पिक करता है ना, हम उसको उतनी जल्दी जापान भेज। हर चीज़ के अंदर है ना कहीं आकर रिजेक्शन भी आती है, तो जापान के वीज़ा के अंदर किस बात पे रिजेक्शन आती है? देखिए ये वर्क वीज़ा है, इसके अंदर ना आपको बैंक सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो होती है ना वो स्टेटमेंट्स पे आती है जी। बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं है, किसी ने अचानक से पैसे डलवा दिए। तो जापान का ये जो वर्क वीज़ा, इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपकी सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, और आपका जो है वो एजुकेशन भी हम इसलिए मांगते हैं कि एटलीस्ट बच्चे ने इंटर किया हो ना, तो उसके लिए लैंग्वेज को अडॉप्ट करना आसान होता है। इसके अलावा और किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल हवाले से। तो रिजेक्शन, और ये G2G एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बल्कि इवन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा बताया कि पिछले साल 50 के करीब लोग गए हैं, एक भी रिजेक्शन नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। जितने हमने वीज़े जमा कराए सबके वीज़े लग गए थे, तो रिजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं है बिल्कुल। कोई एज बैरियर है? जी बिल्कुल, कैटेगरी वाइज एज बैरियर है। जैसे हमें ड्राइवर्स को देख रहे हैं तो हमें ड्राइवर्स थोड़े से यंग चाहिए, और तो क्योंकि वो खुद भी एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो वो ये चाहते हैं कि जवान से जवान लोग हमारे पास लेके आए, हमें बूढ़े हमारे पास भी हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं, हमारी जो नॉर्मल ड्राइवर्स के अलावा जो कैटेगरी है उसमें हम 20 to 30 की ब्रैकेट रखी है। ड्राइवर्स को हम 35-40 तक भी लेवरेज दे देते हैं कि आप 40 तक भी हैं, और अगर आप में करेज है सीखने का, आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो फिर हम उनको ले जाते हैं। ड्राइवरी के अलावा जापान के अंदर किस किस कैटेगरी में जॉब्स अवेलेबल है? ड्राइवर इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे है जापानीज़ के, और इसमें ये भी बता चलो कि जापानीज़ अब ये भी कह रहे हैं कि हमें अगर पर मंथ अलाउंसेस भी देने पड़ते हैं पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को, तो आप प्लीज़ उनको अलाउंसेस भी दें ताकि वो अपना घर भी चला सके और लैंग्वेज भी सीख सके और फिर आए हमारे पास। उसके नंबर 2 पे है केयर वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है ये ओल्ड पीपल ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन, तो ये सारे ओल्ड एज होम में जब जाते हैं तो इनकी केयर टेक करने के लिए भी हमें केयर वर्कर्स चाहिए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग में है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फिर आप इसके कह सकती हैं फैक्ट्री एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये मज़ीद जो टॉप कैटेगरीज हैं हमारी ये हैं इसमें। सर आपके पास जो है डेली बेसिस पर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? ये बताने से ज़्यादा है कि आगे हम आपको दिखाते हैं ऊपर। हाँ श्योर, हम ऑब्वियसली जो यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर विजिट करेंगे, क्योंकि आप फिजिकली जिस चीज़ को देखते हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो लेट्स सी कि क्लासेस में क्या हो रहा है। जी बेसिकली हम लैंग्वेज पे अक्सर बताते हैं कि लैंग्वेज, तो हम सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, हम लोगों को वहाँ का कल्चर भी सिखाते हैं। क्लास में कैसे बैठना है, किसी के घर जाना तो कैसे, जैसा कि इसकी शुरुआत क्लासरूम से पहले ही हो जाती है। ये जो आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं, बच्चे सब अपने शूज़ उतार के क्लासरूम में जाते हैं। हम भी अभी उतारेंगे, हम भी जूते के साथ नहीं जा सकते अंदर। तो ये एक स्पेसिफिकली शूज़ यहाँ पर रखे हुए हैं आपने, कोई ये जी हमने स्पेशली जापान से इम्पोर्ट किए ताकि बच्चों को ये पता चले कि ये जापानी कल्चर किस तरीके का होता है। हम इधर पाकिस्तानी स्लीपर्स भी रख सकते थे, लेकिन ये हमने ठीक ठाक महंगे वहाँ से इंपोर्ट किए, बल्कि इसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट पे भी रोका गया कि जी आप इतने ज़्यादा जूते लेके कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन हमने फिर भी ये लाए, और ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमने चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा यहाँ पे आए तो वो जापान को एक्सपीरियंस करे, ना कि उसे ये लगे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। तो पूरा जापान का जो एक एक्सपीरियंस है ना, उनको यहीं पे हम क्लासरूम के अंदर ही देते हैं। ओके फाइन। इस तरीके से हम शूज़ उतारेंगे और ये वाले स्लीपर्स पहनेंगे प्लीज़। ओके। और ये एहतियात करनी है कि जो शूज़ आपके बाहर वाले हैं उनको आपने दोबारा सेट वापसी पे जाते हुए ऐसे करके रखना है, ठीक है, ताकि जाते हुए आपको आसानी हो सके। जी देखिए ये क्लासरूम है हमारा, यहाँ पे बच्चे क्लास हो रही है, अब हम उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेंगे, और हम आपको अब साथ साथ उससे क्लासरूम में पहले बच्चों को हम साथ ये भी बताते हैं कि जापान दिखता कैसा है, ठीक है जी। तो ये जो आपको हमने डिफरेंट कलर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सारे इसको बताते हैं कि ये किस तरीके का जापान आपको दिखता है। हाँ जी देखिए ये सबसे ऊपर जो देखे ना ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बलोचिस्तान है हमारा, ये बलोचिस्तान है। यहाँ पे ये सब सूबों के नाम लिखे हैं। जापान में 47 जो है ना वो परफेक्चर्स हैं, वहाँ पे उसको स्टेट्स कह लें, परफेक्चर्स कह लें, तो ये सारी चीज़ें उसको डिपिक्ट करती हैं। अगर उस देखा जाए कि आप मुझे देखें कि मुझे ये पूछेंगे मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना करीब
बिल्कुल सेंटर में ये आपको जो रेड एरिया नजर आ रहा है, ये जापान का सेंटर है बेसिकली। ठीक है। और ये मेरा सूबा है नंबर 10 पे जहाँ मैं रहता हूँ। इन्होंने ना बेसिकली जापान को 5 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है, आपको नजर आ रहे हैं ये 5 डिफरेंट एरियाज हैं। तो फिर ये आप उनके नाम है, हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि अगर आपको वहाँ पे किसी का एड्रेस पढ़ना पड़े, बताना पड़े, तो जगहों के नाम क्या। और ये सबको जापान के बारे में जो पता होगा कि नागासाकी जहाँ पे एटम बम गिरा था, ठीक है ना, ये नागासाकी अगर अभी आप तक यही पता था। हाँ जी ये देख ये यहाँ पे पाए, तो ये बेसिकली बिल्कुल पोर्ट के करीब था। और जापान ने सबसे पहले ये पोर्ट ही बंद किया था जब उनके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उन्होंने अपने आप को एक एरिया में बंद किया था, तो उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी पहली यही थी कि ना कोई बाहर जाएगा ना कोई बाहर से आएगा। तो तब ये सबसे पहला पोर्ट नागासाकी उन्होंने बंद किया। गुड टू नो। तो इस वक्त आपकी क्लास चल रही है और टीचर जो है वो क्लास पे लेक्चर दे रहे हैं अपना, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं और इनकी एज वाइज या स्टडी वाइज आप बताएंगे कि स्टडीज इनकी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? जी, ये डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, किसी ने इंटर किया हुआ है, कुछ ग्रेजुएटेड हैं, कुछ मैट्रिक पास हैं। तो हमने पहले इनकी एंट्रेंस टेस्ट लिया था जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, फाइनेंशियल चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, ताकि कोई बच्चा उसको कवर कर भी पाएगा, उसको कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये फर्स्ट एडिशन है कंजी का जापानीज, इसका मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या इस बुक से पढ़ाते हैं आप? जी, ये बेसिकली खांजी की बुक है। खांजी मतलब चाइनीज करेक्टर कहते हैं, बेसिकली जापानीज जो है, जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे हाँ जी, ये देखिए कान की खांजी है ना, जापान में कान को ऐसे लिखा जाता है। तो हमने बच्चों को पिक्चर्स के साथ पढ़ाना सिखाया। तो ये है, इसका है, इसको पढ़ते ऐसे हैं, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू इंग्लिश सब इस किताब के अंदर डाल दिया गया। यहीं पे बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। और यहीं इसकी क्या आगे हम जो है बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स भी पढ़ा देते हैं, ताकि कान किस किस जगह पे यूज़ होता है तो वो आप यहीं पे देखें। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये कंपाउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जो बच्चों का लेवल है ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के लेवल के हिसाब से हमने कंपाउंड वर्ड्स डाल दिए ताकि उनको पता चले कि ये किस तरीके से यहाँ पे पढ़े। तो मतलब हमने कोशिश की है कि बच्चे इंटरेक्टिव लर्निंग करें। उसके बाद भी आपको दिखाया जाएगा कि हम उनको प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं। और फिर उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ये ज़रूर पता चले कि इन वर्ड्स जो हम पढ़ें इनका यूज़ कहाँ पे है। तो यूज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये किताब उस तरीके से डिज़ाइन की, हम किसी की किताब नहीं पढ़ाते, कि हमने खुद डिज़ाइन की हैं, खुद लिखी हैं, हमारे टीचर हैं जो इन्होंने खुद लिखी हैं, और प्रिंट भी हमने खुद ही करे। हम किसी का बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ाते। सही। आपके टीचर की ही बात कर लेते हैं, क्या वो टीचर यहाँ से स्टडीड हैं या कहीं और से उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है? ये माशाल्लाह 30 साल जापान में रहे हैं और इनकी लैंग्वेज बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर बल्कि बहुत अच्छी है। शायद मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा अच्छी है। अभी तक हमने कभी आपस में कंपटीशन तो नहीं किया, लेकिन टीचर ज़ाहिर है जिन्होंने यहाँ तक किया है काम, ऑब्वियसली उनमें मुझे आती है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई कभी कि मैं किताब लिखूं। सही। लेकिन उन्होंने किताब लिखी है और इनका 30 साल का जापान के अंदर काम का भी एक्सपीरियंस है, कल्चर का भी एक्सपीरियंस है और जापानीज लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस है। सही। जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए कितना अरसे की क्लासेस होती हैं? हम 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। 6 मंथ्स ओनली? 6 मंथ्स, क्योंकि वो एक जो रिक्वायर्ड लेवल होता है वो बच्चे अचीव कर लेते हैं। ओके। कुछ बच्चे 5 मंथ्स में भी कर लेते हैं, कुछ 8 मंथ्स में भी करते हैं। ऑब्वियसली हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट किड आपका कौन सा है? ऑब्वियसली किड्स हैं, बिकॉज़ हम इस पर स्कूल में हैं। ओल्डेस्ट किड्स में से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि Who knows Japanese? अबाउट 40 के करीब होंगे ये। ठीक है। और मेजरली हमारे पास लोग जो हैं वो यंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 से अबव है, बाकी सारे 30 से नीचे हैं। सही। तो इन स्टूडेंट में से द बेस्ट स्टूडेंट कौन है जिसको लैंग्वेज भी आती है? मैंने अभी आज ही सुबह आपके आने से पहले इनका थोड़ा सा टेस्ट लिया, तो कुछ ऐसे हैं बच्चे, वो बच्चा बल्कि जो है ना वो लकीली वो पहले वो कर रहा है काम, जो बच्चा मुझे अच्छा लगा कि इसको कुछ आता है। ओके। तो फीमेल भी हमारे पास पढ़ती हैं। सर, इस बुक के राइटर कौन है? जी बिल्कुल, आए आपको मिलवाते हैं, इधर पास ही है हमारे। He is? हाँ जी, he is। ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? सॉरी, हमें जापानीज तो नहीं आती है, तो हम तो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह ये 30 साल जापान में रह के मेरे कहने पे पाकिस्तान आए हैं। ओके। और इनका बड़ा जज्बा है कि इन्होंने जो 30 साल के एक्सपीरियंस है वो अपने मुल्क के बच्चों को दे सकेंगे, ताकि ये अच्छे से लैंग्वेज सीखें, मैनर सीखें और फिर ये जापान जाएं।
तो अगली बातें आप प्लीज़ इनके साथ करें और इनके इल्म से हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं आपके साथ सुनते सुनते। श्योर सर, आप तब तक बैठें और हमारी क्लास एंजॉय करें, तब तक हम सर से बात करते हैं ज़रा। सर बेसिकली जापानीज़ लैंग्वेज जहाँ पर वर्ड आता है वो पता चलता है बहुत ज़्यादा टफ है, सीखना बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों को आती भी नहीं, वो रास्ते में से हार मान के चले जाते हैं। तो आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपने अभी तक किस तरह के स्टूडेंट्स देखे, कितना टाइम लगता है पिक करने के लिए एक वर्ड भी कि मैं ठीक हूँ? जी, बेसिकली एक वर्ड तो आप एक दिन में सीख सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। माशाल्लाह ये स्टूडेंट बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं और इसमें ये कि एक नई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है आपकी स्कूल के अंदर उसकी बेस बनी होती है, जापानीज़ एक क्वाइट न्यू लैंग्वेज जैसे कि चाइनीज़ है, उसी तरह ये बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है, तो इसका एक्सपोजर थोड़ा सा टाइम मांगता है। यानी कि वो स्टार्ट में जो आप साउंड सुनते हैं, जो वाउल सुनते हैं, वो इंग्लिश से क्वाइट डिफरेंट है, तो उसको थोड़ा सा आदी होने में एक हफ्ते में भी हो सकता है। बेसिक साउंड्स जो है वो एक हफ्ते तक अपना पिक कर लें। तो जैसे ये स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, इन्होंने क्या कहते हैं कि स्टार्ट के 1 वीक के अंदर कोई 40-50 वर्ड्स नए सीख लिए थे, तो ये एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ ये कि लिसनिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये स्टूडेंट्स अगर घर जाकर कैसेट्स, वीडियोस या जो भी यूट्यूब चैनल है उसको वॉच करें, देखें, ताकि कानों को आदी करें। हम लैंग्वेज सीखते हैं सुनने के जरिए। बच्चा वो देखिए, आप छोटा बच्चा होता है वो बोलता है, वो माँ की बातें या इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनकर सीखता है, ना वो लिखता है ना वो पढ़ता है, ना उसे ग्रामर का पता है, किसी किस्म की कोई लॉजिक वो अप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है और वो बोलता है। यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों का एक्सपोजर जो है वो लिसनिंग के ज़रिए, उसके बाद ये आपस में कुछ गुफ्तगू करके ये सीख सके। तो इसमें एक बेसिक कम से कम 6 माह दरकार है बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए। बाकी ये कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एफर्ट होती है। राइट नाउ कितना बैच है आपके पास? ये इस वक्त हमारे पास 2 बैच है, मॉर्निंग और इवनिंग। 18 स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग में और 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इवनिंग, और इसके अलावा ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं। इनमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कौन कौन से होते हैं? देखिए वो ये से कहते हैं जापानीज में खोजिंसा कहते हैं कि यानी कि आपका पर्सनल यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ अच्छे लर्नर होते हैं, लैंग्वेज भी इसमें लैंग्वेज के साथ एक एज बैरियर होता है। फर्स्ट कले जो यंग होते हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं, उसके बाद जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़्यादा, फर्स्ट कले वो अभी पढ़ रहा था, कोई BSc कर रहा, कोई BA कर रहा, वो ज़्यादा पढ़ने लिखने में से तेज़ हो सकता है। जो ऑलरेडी मतलब मैटर किसी ने किया या इंटरमीडिएट किया, जाहिर बात है वो डिस्कनेक्ट हुआ होगा इस वक्त, अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए सही, तो उसमें थोड़ी सी उसे मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन ये कि सब लोग कर सकते हैं अपनी कोशिश पर। जापानीज सीखने के लिए सिर्फ उर्दू अच्छा फ्लो होना ज़रूरी है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, या फिर इंग्लिश का भी अंदर है कोई? देखिए जी, मीडियम तो इंग्लिश ही बनता है। जब आप कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, सारी बात है मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। उर्दू इसलिए कि अगर इंग्लिश किसी को सही तरह वो समझ नहीं आती तो वो अपनी लैंग्वेज, जिसने मैट्रिक भी किया हुआ या कम से कम फ़र्ज़ कर ले 8 जमातें भी अगर किसी ने पास की है, मिडिल भी किया हुआ, तब भी वो उर्दू मीडियम के ज़रिए जापानीज़ को सीख सकता है। तो हमने ये एक नई सहूलत इसमें ऐड की है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटीरियल्स हैं वो सारे के सारे जापानीज़ टू इंग्लिश हैं या इंग्लिश टू जापानीज़ हैं। तो उसमें एक नई डायमेंशन ऐड की है हमने, यानी कि उर्दू के ज़रिए आप अपनी मादरी ज़ुबान जो मदर लैंग्वेज है उसके ज़रिए इसमें थोड़ी सी जो अपनी कॉम्प्रिहेंशन है उसको एनहेंस कर सकते। तो अभी का जो ये बैच चल रहा है राइट नाउ, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट कौन है जो आपके पास मतलब आप कह रहे हो कि बहुत जल्दी पिक भी कर रहा है और थोड़ा पुराना भी है और वो पिक कर चुका है ऑलमोस्ट? जी माशाल्लाह, जैसे अपना लैलन हैदर है और उसके अलावा अपना तवस्सल भी है। हैदर प्लीज आप अगर यहाँ पर आए। 2 मंथ्स में आपने क्या सीखा? 2 मंथ्स में मैंने इंट्रोडक्शन अपना सीखा है और बेसिक वोकेबलरी और जुमले बनाने के तरीके। मुश्किल है आसान है? डिपेंड करता है बंदे की मेहनत के ऊपर। अगर ना डेली आप इसको ऐसे लें जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो आप सीख सकते हो। प्रैक्टिकल करना जरूरी है? जी जी बहुत ज़रूरी है, ठीक इसके है। बगैर गुजारा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये लैंग्वेज बैरियर आप तोड़ पाएंगे फर्दर आगे जो हमारे मार्क्स रह गए? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह तोड़ पाऊंगा। डिपेंड करता है मेहनत के ऊपर। पिक कैसे करना शुरू किया आपने? जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो इसको जापानीज़ में कैसे बोलना है, सर से क्वेश्चन करना है तो उसको जापानीज़ में कैसे बोलना है। ये अच्छी बात है। वैसे आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हम देखना चाहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम गो थ्रू लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे कि जापानीज सीखना कितना आसान है और कितने अरसे में आप पिक कर लेते हैं। तो सर मैं चाहूँगी अपने स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी बातचीत करें और उसका तर्जमा हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि आप कर क्या रहे हैं। हाय, ये एक जापानीज़ वर्ड है, उर्दू के अंदर इसके मानी दर्द के होते हैं शायद, या दर्द पर हम बोलते हैं। ये जापानीज़ में यस के लिए बुलाया था, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लफ्ज़ है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओगेंकी देस का। हाय गेंकी देस। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या हाल है, तो इन्होंने कहा यस आई एम फाइन, ये उन्होंने कहा। जिको शोकाई ओनेगाई शिमासु। हाय हाजिमे मस्ते
watashi no namae wa Ryan Heather desu. Niju Sansai desu. Chakwar kara kimashita. Ima Sakura Janzai de Nihongo o benkyou shite imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. जी, तो मैंने इनसे पूछा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कराइए, तो उन्होंने कहा मेरा नाम लैलेन हैदर है, मैं चकवाल से आया हूँ और मैं ये जापानीज़ सीख रहा हूँ। और क्या कहा था आपने मज़ीद? साकुरा जिंजाई दे निहोंगो ओ बेंक्यो। और सकरा जिंजाई में मैं जापानीज़ की लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूँ। देखिए जी, ओवरऑल हम सारा जो करिकुलम है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें बेसिक कन्वर्सेशन है, वर्ब्स हैं, वोकेबलरी है, वो सारा कुछ, मैनर्स भी हैं, जापान के बारे में कल्चर भी है, एवरीथिंग हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। सिर्फ ये कि वो कितना पिक कर पाते हैं। सारी बात एक थ्योरी होती है। देखिए ये 50% थ्योरी बेस्ड भी है कि थ्योरी क्लियर करनी है, बच्चों ने खुद वो समझना है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन टू ए सर्टेन एक्सटेंट वी कैन अप्लाई। लेकिन ये कि बाकी वहाँ जाकर इसकी प्रैक्टिस रियल में जो जापानीज़ माहौल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई जापानीज़ अवेलेबल नहीं, आपस में भी इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ माहौल हम ज़रूर दे सकते हैं, बाकी इन्होंने खुद जाकर वहाँ पर इसको प्रैक्टिस करके पॉलिश करेंगे अपनी। जापान जाने के लिए पहले तो नहीं पता था कि लैंग्वेज बैरियर भी होता है। फिर इसी तरह जैसे सीनियर के साथ बातचीत हुई, साकुरा जिंजाई के लोगों के पास है, इन्होंने बताया कि आपको लैंग्वेज करना पड़ेगी। तो उससे पहले ये है कि मुझे थोड़ा बहुत लैंग्वेज का होना था। इधर आके फिर मैंने ये एक लैंग्वेज के सीखी और उसके बाद जो है ना वो गो थ्रू किया, और इंशाल्लाह जापान भी। अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें और हम थोड़ा सा देखें भी कि आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। जी ठीक है, थैंक यू। असद, ये आपने लिखा था? यस सर। यहाँ तक आए ज़रा और इसको पढ़ के सुनाएं और बताएं कि इसका मतलब क्या है। जी, इसको पढ़ें, पढ़ के स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है। है सर। माई ऐसा गो जी नी ओकीमस। इसका क्या मतलब हुआ? रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ। सबको इसके मानिंग का पता चल गया? कोई है जिसको इसकी समझ नहीं आई? ठीक है। गो जी हान नी आसा गो हान थाबे मस। 5:30 बजे नाश्ता करता हूँ। ठीक है। रोखू जी नी ई ओ देमस। जी। 6 बजे घर से निकलता हूँ। ठहर जाए एक मिनट, सबको समझ आ गई यहाँ तक? अपना सेल्फ यानी किस तरफ आप अपनी रूटीन बता सकते हैं जापानीज़ में? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। शिची जी नी गक्खो नी स्कीमस खुजी नी ओवारीमस। 9 बजे तक पढ़ता हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, बड़ा मुश्किल काम है जो यहाँ पर हो रहा है, जापानीज सिखाई जा रही है। तो अपने सेशन के बारे में बताएं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब इसका एंड होगा और टेस्ट क्या होगा, फाइनल एग्जाम क्या है? जी, ये टेस्ट जो बच्चा ये सेशन शुरू हुआ, ये दिसंबर 1 से शुरू हुआ और ये जुलाई के फर्स्ट संडे को टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी कि ये जून तक ये सेशन चलेगा हमारा और फिर जुलाई से एक नया बैच शुरू होगा। तो बैच हम इसी तरह ऑफर करते हैं कि हर इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी को स्टार्ट हुआ करेगा और जून को एंड करके एक अगला जुलाई को स्टार्ट हुआ करेगा, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड टेस्ट होता है वो जुलाई में होता है। तो इस वजह से हम फिर जो है ना इस अपने टाइमिंग भी उसी हिसाब से रखी हुई है। आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और अब हम आपको बच्चों की इंटरेक्टिव लर्निंग की जगह दिखाएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी जगह पे ऐसा स्कूल में ऐसी स्पेस नहीं बनाई गई होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, उतनी ज़्यादा जो है ना आप सीखते हैं जापानीज़। तो चूँकि हम भी जापान में रहे हैं, हमें पता है, मेरे बच्चों को मैंने देखा है सीखते हुए, अभी तक उसने कॉपी पेंसिल पकड़ना नहीं सीखी और वो सारा दिन मेरे साथ जापानीज़ में बात करता है। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो जहाँ जाता है उसके इर्द गिर्द जापानीज़ बच्चे हैं, उसकी टीचर जापानीज़ हैं, वो जो भी बात करते हैं वो जापानीज़ में करते हैं, तो इसलिए वो अब सारी जापानीज़ सीखता है। उसकी वोकैबुलरी भी खुद ब खुद इकट्ठी होती जाती है। मैं तो सम टाइम हैरान होता हूँ कि इसको ये वर्ड्स कैसे पता है और वो टीचर उसकी कहाँ पे वो वर्ड यूज़ करती होगी, मुझे ये भी नहीं पता चलता, लेकिन वो बच्चा बोलता है। और इसी पैटर्न को लेके, क्योंकि नेचर का पैटर्न है, आप देखिए कि जो बंदा नेचुरली डेफ होता है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सुन क्या रहा हूँ, तो वो बोल नहीं सकता। तो यही नेचर है, हम इसी नेचर को यूज़ करते हुए लोगों के दिमाग में इतनी जापानी कानों में डालेंगे कि वो खुद ब खुद बोलना शुरू करेंगे। गुड, ठीक हो गया। तो आप विजिट करते हैं हमारा जो एक प्रैक्टिकल रूम इन्होंने बनाया हुआ है। जी, जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक्टिविटी रूम, तो ये है हमारा एक्टिविटी रूम। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स के ऊपर जापानीज़ लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले हम ये लैपटॉप भी जापान से लाए हैं, ताकि जापानीज़ कीबोर्ड डिफरेंट तरह का होता है। तो हम उनको यहाँ जापानीज़
कीबोर्ड के ऊपर सारी प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जाके जैसे वर्क उस पर भी काम करना है, केयर वर्कर के तौर पे भी काम कर रहा है, तो उनको इनपुट सारा कंप्यूटर में करना पड़ता है। जैसा कि ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स को रसीद बनाने के लिए ऑब्वियसली कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, तो उससे भी पहला जो टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ताकि जो बच्चा उसने कभी अगर ज़िंदगी में लैपटॉप नहीं देखा तो उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा के भेजते हैं। ये ना हो कि वो टेस्ट में बैठे वो पहले लैपटॉप से ही यूज टू ना हो और वो सारा टाइम वहीं पे वेस्ट कर दे उसको समझने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ला के रखी गई हैं। उसके बाद डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, जैसा कि गेम्स हो गई, ये टूल्स हैं डिफरेंट आपको नजर आएंगे अभी। ये टूल्स क्या है, मैं इसको जानना भी चाहूंगी, काफी बुक्स भी रखी हुई हैं और टूल्स भी यहाँ पर, लाइक इट सीम्स लाइक अ प्ले एरिया। जी जी, ये बिल्कुल प्ले एरिया ही है, जैसा कि ये आप देख सकती हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बच्चों को हम कहते हैं कि ठीक है जी अपनी मर्जी का बॉल निकाले अंदर से, ठीक है, लेकिन देखिए जब वो एक बॉल निकालता है तो उसके साथ वो कितनी चीजें सीखता है। सबसे पहले वो हम उसको जापानीज में कहते हैं कि बॉल पिक करें, तो ये सोचता है कि अगर किसी चीज को पिक करना है तो उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद वो ये बताता है जी कि ये मेरा नंबर है, तो वो जो है काउंटिंग सीखता है। ठीक है। उसके बाद किस कलर का बॉल आया वो ये कलर सीखता है, तो उसका नाम सीखता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है कि इस बॉल को फेंकना है, ये मेरा लकी नंबर है, और इसके साथ बहुत सारी जो जुड़ी चीजें होती हैं, हम इसके पूरा गेम इसका प्लान करते हैं। तो ये बच्चा इससे ये सीखता है सारी चीजें। देखिए आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है, तो ये सारे बच्चे फिर इस तरीके से सीखते हैं। सही। और उसके बाद ये है, ये भी अगेन वही चीज है, हम उसको बताते हैं कि इसको घुमाना कैसे है। मावाश्ते को दसा है कि इसको घुमाओ, तो जब इसको घुमाएगा तो एक ऐसे ही कोई ना कोई जो बॉल है वो यहाँ से नीचे गिरेगा, तो उसको गिरने को क्या कहते हैं वो उसको बताया जाएगा। ठीक है, घुमाने को क्या कहते हैं, उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, ये छोटा बॉल है, ठीक है, उसको ये रोकुजू इचिबान लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ये छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसके बैक पे छोटा सा होल है, इससे जुड़ी सारी चीजें उसको बताई जाती हैं। सही। तो ये इस तरीके से हम इंटरेक्टिव लर्निंग करते हैं। फिर ये कार्ड्स हैं डिफरेंट, इस पे एनिमल्स के नेम उनको बताए जाएंगे, जैसा कि ये आप देख सकती हैं कि बच्चे को हम यहाँ पे कार्ड्स दिखा के पूछते हैं फिर बाद में जी इसको क्या कहते हैं। जैसे आप ये देख सकती हैं ये ऑक्टोपस बना हुआ है, तो जापानीज में इसको थाको कहते हैं, ये ऊपर थाको लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो ये हर तरह की, फिर ये लाइन है, फिर इस तरह के, जैसा ये फ्रॉग है आप देख सकती हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको फ्रॉग को क्या कहते हैं। तो बच्चों को पिक्चर्स के साथ, थ्रू गेम्स के साथ, और ये ऐसा भी नहीं है कि 1 बाय 1 पूछते हैं, अचानक से बच्चे से पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हाँ जी, तो इस तरह की चीज़ों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं देखिए प्रॉपर्ली प्ले एरिया है और बात वही कि आपको 0 to end जो है वो सिखाया जाता है और बहुत इजी लग रहा है यहाँ पर। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स जो है वो इनपुट करनी पड़ती हैं। तो सर इसके साथ साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उसकी तरफ भी जाएंगे और इन एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगी ये क्लोजअप ज़रा आप दिखाएँ ताकि ये पता चले कि यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपको ये बता रही हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाता है। एक लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो हमारा हमेशा से रहता है और हमें एक खौफ रहता है कि हम तो उर्दू का फ्लो जो है उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे, जापानीज़ में जाना वो तो बहुत ही मुश्किल है, उनको बीट करना वो बहुत मुश्किल है, उनसे बात करना वो बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ हर्डल्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है और ये खौफ जो है हमें आगे निकलने से रोक देता है। तो यहाँ पर आने का बेसिक मेरा मकसद ये था कि एक तो हसन भट्ट से मैं आपको मिलवाऊँ जो कहते हैं कि किसी भी कंट्री में जाना बहुत आसान है और जापान जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि आप यहाँ पर आएँ, अपना काम करें, अपना फ्यूचर बनाएं। काम कैसे करना है, क्या करना है, हसन क्या सर्विसेज वहाँ पर हमें प्रोवाइड करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर इनसे पूछूंगी। तो स्टे ट्यून विद अस। जी, हमारे साथ इस वक्त हसन भट्ट मौजूद हैं जो कि साकुरा जापानीज लैंग्वेज स्कूल के अंदर अपनी जो है क्लासेस देते हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगी कि जापान जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और ये कहाँ तक हमें हेल्प आउट करते हैं। तो हसन, हमने आपका विज़िट किया, आपने सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह से आप क्लासेस देते हैं, किस तरह से बच्चे पिक करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल के अंदर हम जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि लैंग्वेज सीखने के बाद का क्या प्रोसेस है या मीनवाइल आप स्टार्ट कर देते हैं? जी, लैंग्वेज जैसे बच्चे सीखते हैं हम इनको सर्टिफिकेट जैसे N4 का ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम इनको फिर अगेन इंटरव्यूज पर ले आते हैं। तो जो जापानीज एम्प्लॉयर हैं जिनको वो सिलेक्ट करते हैं इसमें से कि हमें, वो फिर बच्चा एक इंटरव्यू समटाइम ज़्यादा डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है तो उसको दूसरा, तीसरा, चौथा इंटरव्यू करवाया जाता है ताकि हमारी तरफ से कोई जो है ना वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो।
तो जैसे ही वो बच्चा फिर टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करता है उसको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। और कंडीशनल इसलिए कि अभी कंफर्म नहीं होता कि वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सम टाइम बच्चों के ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि कोई FIR हो गई किसी वजह से तो वो वीज़ा फिर निकलने के, तो इसलिए कंडीशनल होते हैं। तो जैसे ही उसका फिर 3 से 4 माह फिर वीज़े का प्रोसेस है, तो ये तकरीबन 1 साल का प्रोसेस होता है कि हम इसको जापान ले जाते हैं बच्चे को। तो 3 से 4 माह में जब वो वीज़ा आता है तो अगेन उसका तरीका ये होता है कि जापान से पहले उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसको कहते हैं वो आती है, फिर वो यहाँ से एम्बेसी में जाता है। एम्बेसी में फिर 1 से 2 हफ्ते का काम होता है, अप्लाई करने के बाद वो आता है, फिर देन वो फ्लाई करता है। अच्छा, जॉब कैटेगरीज में जानना चाहूँगी कि आपके पास कौन कौन सी जॉब्स हैं? जॉब्स देखें इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे या जिसको हॉट अगर आप कहें कैटेगरी वो ये है कि हम ड्राइवर्स ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। और अल्लाह के करम से कुछ ऐसे हमें बिल भी गए जिनका हम बैच अब स्टार्ट करने भी वाले हैं। तो ड्राइवर्स हैं, केयर वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, और इसमें बिल्डिंग क्लीनिंग है, इसके अंदर जो है फूड प्रोसेसिंग है। तो ये जो मेन 5-6 कैटेगरीज हैं ये बड़ी हॉट है। सही। तो आपकी सर्विसेज क्या पाकिस्तान तक ही हैं? लाइक अगर एक बंदा जापान चला गया है उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं कि जाएं, अब आपने वर्क परमिट हमने दे दिया है, आपने करना है जो करना है, या फिर आप लुक आफ्टर करते हैं? बिकॉज बहुत सी हर्डन्स आती हैं, समझ नहीं आ रही होती है, घर नहीं हो रहे होते हैं वहाँ पर अरेंज, उसके बाद आपके बहुत से इश्यूज होते हैं। क्या डिस्कशन के लिए आपका वहाँ पर भी कोई है पॉइंट, या फिर बस खुद ही करना? जी मेरी पूरी टीम है वहाँ पे, हम उनको बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। यहाँ से जो लोग जापान एंटर होते हैं सबसे पहले तो ये कि उनके घर, अपार्टमेंट्स, एवरीथिंग रेडी होता है। ठीक है, उनके जब जाना है उन्होंने बस अपना अलमारी में कपड़े रखने और सोना है, हर चीज़ रेडी होता है। दूसरी ये चीज़ कि हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि टाइम लेट सपोज किसी को अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है कि वो खुद बता नहीं सकता, इतनी अच्छी जापानीज़ नहीं आती, क्योंकि हम बेसिक लेवल कवर करवाते हैं ताकि वो रूटीन की ज़ुबान इस्तेमाल कर सके। तो लैंग्वेज चूँकि फिर जो मेडिकल है वो एक टोटली डिफरेंट होती है, तो उसके साथ हमारा बंदा लाजमी साथ जाता है। जब तक वो जापान में रहेगा तब तक हमारी सपोर्ट उसके साथ रहेगी, क्योंकि वो जिस स्टेटस पे है जापानीज गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया हुआ है कि आपको ये जो सर्विसेज है ये साथ सपोर्ट जो है वो देनी ही देनी है। तो हमारी सर्विसेज उसके साथ जब तक वो जापान में वो रहती हैं। सही। तो वर्क परमिट का कंफर्म्ड होता है या फिर वहाँ जाने के बाद? जॉब इंटरव्यू का मकसद ये है कि यहीं से उसको उसकी जॉब, उसकी सैलरी, उसकी टाइम, उसका ओवर टाइम, हर चीज़ यहीं पे उसको पैकेज बता के उसको लेके जाया जाता है। और कितने टाइम पीरियड के लिए ये होता है? ये इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम जो हमारा मेन फोकस है वो SSW पे है, जिसको हम स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कहते हैं। ये ब्लू कॉलर जॉब होती हैं, ड्राइवर्स भी इसी में आते हैं, और जो मैंने पहली कैटेगरी बताई सब इसी में आते हैं। तो ये पहला वीज़ा इस SSW1, इस पे आप 5 साल रह सकते हैं जापान के अंदर। और जैसे फिर आप 5 साल पूरे करते हैं, एक टेस्ट होता है आपका, स्किल टेस्ट भी होता है और लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, उसको जब आप क्लियर करते हैं तो फिर आप SSW2 पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मजीद 5 साल, यानी कि SSW1 पे 5 साल, SSW2 पे 5 साल। उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द PR। आपको PR मिलती है, फिर आपकी मर्जी है, यानी कि इन शॉर्ट आपको ये कहें कि अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो आना आपने अपनी मर्जी से, आपको जापान से गवर्नमेंट या कोई एम्प्लॉयर वो निकालने नहीं लगा आपको। मैं लाइक अगर हमारे पास कंफर्मेशन होगी उसकी। बिल्कुल ऐसे। हसन, आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो, जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो, लैंग्वेज के लिए आना हो, या कोई कंसल्ट करना हो जस्ट इसलिए कि वो पूछना चाहते हैं कि कैसे होगा ये सब कुछ, कितना एक्सपेंस आएगा, तो वो क्या एक चैनल होगा हमारा थ्रू? जी वो हमारा नंबर यहाँ पे हमारी इस वीडियो के ऊपर हमारा नंबर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप वहाँ से जाके हमारे स्टाफ को रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम सुबह 9 से 5 अवेलेबल होती है। और ये बड़ा ज़रूरी मैसेज एक मैं देना चाहता हूँ कि सम टाइम लोग रात 10 बजे कॉल करके और अगले दिन कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आपने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो उनसे ये गुजारिश है कि आप 9 से 5 में कॉल किया करें। अगर उसके दरमियान आपको कोई रब्ता नहीं करता तो फिर आप इसकी शिकायत करें। तो हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल होती है, मंडे टू सैटरडे। ओके जी, ये एक हमारा शॉर्ट मैसेज था आप लोगों के लिए कि जापान जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और किस तरह से आप लोग वहाँ जा सकते हैं, अपने वर्क परमिट को किस तरह कंफर्म कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा और कितना इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा। ये कुछ क्वेरीज आपकी ऑब्वियसली होंगी, वो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी जो है कंसल्टेशंस ले सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अदारे मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच हसन फॉर योर टाइम और अल्लाह हाफिज़।